हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की इंटरमीडिएट क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने 3 पॉइंट को जोड़ा है। हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं कि पहला पॉइंट है इसमें ट्रांसलेशन, दूसरा है इसमें ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो इस तरह से ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन तीनों पॉइंट को ठीक प्रकार से समझते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो। और देखो, हमने ये जो टॉपिक है आपका स्टोरी वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2 वीडियो और आएंगी, जिसके बाद हम फिर बताएंगे आपको स्टोरी कैसे बनती है और फिर हम स्टोरी बनवाएंगे आपसे। काफ़ी लंबा पोर्शन चल चुका है, इसलिए इसकी 2 वीडियो और आएंगी और जिसके बाद बिल्कुल मामला ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि स्टोरी किस तरह से बनती है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट क्या है, ट्रांसलेशन। इसमें आपको एक स्टोरी दी होगी हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी में दी होगी और जिसकी आपको अंग्रेज़ी बनानी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, यदि आप इसके सारे रूलों को सीख जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप स्टोरी को बना सकते हैं। और ये स्टोरी वाला पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी टॉपिक आता है उसमें स्टोरी का बड़ा महत्व होता है। यदि आप ट्रांसलेशन सीख जाते हो तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। भले ही आपको उसका आंसर याद हो ना हो, लेकिन आपको चैप्टर की समरी या फिर हिंदी याद है तो आप उसके बेस पर उस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण समझकर इसे पक्का करना है, याद करना है। इसलिए देखो, हम इसमें ज़्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं करते हैं, हम 2 या 3 इतने ही पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सकें। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट देखो, ऐसे का है, तो ऐसे भी हमने आपको बताया था कैसे किस तरह लिखते हैं, और जो ऐसे हमने इंपॉर्टेंट बता दिए थे आप उनको पढ़ रहे होंगे। लेकिन हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे 1 बाय 1, यानी कि एक वीडियो में एक ऐसे को डिस्कस किया करेंगे ताकि आप उसको ठीक प्रकार से समझ सकें। इसके बाद देखो, हमने पिछली वीडियो में आपको एक अनसीन पैसेज की वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसमें हमने बताया था कि आप अनसीन पैसेज को किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया था कि अनसीन कैसे कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब आपकी हम अनसीन पैसेज देंगे और फिर आपको उसके क्वेश्चन के बेस पर बताएंगे कि किस तरह से आप इसके आंसरों को कर सकते हैं। यानी बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने इस वीडियो को ठीक प्रकार से देख लिया होगा अनसीन वाली को, तो आप बहुत ही आसानी से अनसीन पैसेज को कर सकते हैं। बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। और देखो, हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। ठीक है ना। लेकिन हमने एक भी पैसेज को आपको करके नहीं बताया था, क्योंकि यदि हम ऐसा करते तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता। ठीक है। अब जो वीडियो आएगी आपकी, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि आंसरों को कैसे छांटते हैं। पैसेज भी आपको दिया होगा, क्वेश्चन भी दिए होंगे और किस तरह से हम उसके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पहले उसको अच्छी तरह से देखना होगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी हमारी, जिसमें चल रहा था हमारा न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे। आपका 38 पॉइंट है नॉन फाइनेटिव वर्ब। क्या है? नॉन फाइनेटिव वर्ब। अब बात आती है कि नॉन फाइनेटिव वर्ब होती क्या है। तो देखो, इनको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके सेंटेंस भी स्टोरी मिल जाते हैं। इसलिए हमने आपको इस टॉपिक को भी आपको अच्छी तरह से बताना है। और ये टॉपिक तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपको हमने पहले बताया था जो आपके सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसमें पहला ही ऑप्शन होता है आपका सिंपल का। तो सिंपल जो बनाए जाते हैं वो नॉन फाइनेटिव वर्ब के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये तो टॉपिक और भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझोगे। तो बात आती है नॉन फाइनेटिव वर्ब क्या होती हैं। पहले हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर इसमें हम आपको लिख के बताएंगे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो नॉन फाइनेटिव वर्ब क्या होती हैं, यानी कि स्वतंत्र क्रियाएँ। आप कह सकते हो कि वे क्रियाएँ जिसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है, जिसका अपना अर्थ अलग होता है, उसको हम नॉन फाइनेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। यानी ऐसी क्रियाएं जिसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है, उनको हम नॉन फाइनेटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है कि नॉन फाइनेटिव वर्ब होते कितने प्रकार की हैं।
तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला होता है इन्फिनेटिव, और दूसरा होता है जीरेंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो इस तरह से तीनों को मिला के हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब बनती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है और जीरेंड क्या होता है, क्योंकि फिर पार्टिसिपल का जो मामला होता है वो काफ़ी लेंथी होता है। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट होते हैं और उधर पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट होते हैं, है ना। इस तरह से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आज के टॉपिक में इसमें हम आपके 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप भी अच्छी तरह से इसको याद रख सकें। तो समझ गए होंगे क्या होता है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। ठीक है, अब फर्स्ट आता है आपका इन्फिनेटिव। तो थोड़ा मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके और मुझे भी थोड़ा बोलने में अच्छा लगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं आपकी। फर्स्ट पर है आपका इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसको करेंगे डिस्कस, यानी इन्फिनेटिव और जीरेंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पार्टिसिपल जो होता है वो आपका फिर लंबा मैटर पड़ जाता है, यानी पार्टिसिपल, ये भी पार्टिसिपल आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी मामला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आज हम डिस्कस करेंगे आपका इन्फिनेटिव और जीरेंड को, है ना, ताकि आप इसको ठीक प्रकार से समझ सकें। और यदि हम पार्टिसिपल करते हैं तो ये मामला काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम इसके केवल 2 ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका इन्फिनेटिव। क्या है? इन्फिनेटिव। तो आप समझ चुके होंगे कि नॉन फाइनाइट क्या होता है। ये नॉन फाइनाइट वे क्रियाएँ जो स्वतंत्र होती हैं, जिनका कर्ता से कोई संबंध नहीं होता है और जिनका अपना अर्थ अलग होता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिर नॉन फाइनाइट कहते हैं 3 प्रकार की होती हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? तो इन्फिनेटिव क्या होता है, कह सकते हैं कि जिन शब्दों के बाद में ना, नी, ने आए, क्या आए? ना, नी, ने आए, और तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। और ये संज्ञा का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? ये संज्ञा का कार्य करते हैं, यानी नाउन का कार्य करते हैं। और इनके अंत में नानी ने आता है, और इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा हम लिख के डिस्कस करेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो थोड़ा नोट में लिखते हैं। पहले लिखेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। तो किसके बारे में? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनका कर्ता से कोई संबंध नहीं होता है, जिनका अपना अर्थ अलग होता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी वे क्रियाएं जिसका कर्ता से कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, हम आपको बता चुके हैं। इसमें पहला क्या है आपका? इन्फिनेटिव, दूसरा जीरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। तो आज हम किसको डिस्कस करेंगे? इन्फिनेटिव और जीरेंड को।
ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है आपका इन्फिनेटिव। तो अब इन्फिनेटिव क्या होता है, तो कह सकते हैं कि ये संज्ञा का कार्य करते हैं और इनके अंत में ना नीने आता है। क्या आता है, ना नीने आता है। और इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। और ये संज्ञा का कार्य करते हैं। तो ये 2-4 बातें याद रखनी है ताकि आप वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकें। और ऐसे वाक्य अक्सर स्टोरी में आ जाते हैं, दिक्कत खड़ी हो जाती है, स्टोरी के टॉपिक को छोड़ना पड़ता है, मार्क्स कम हो जाते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि पूरी स्टोरी में एक भी सेंटेंस ऐसा मिले जिसको आप न बना सकें। ठीक है, तो कह सकते हैं ये संज्ञा का कार्य करती हैं, इनके अंत में ना नी ने आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तथा इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो देखो ऐसे वाक्य अक्सर आ जाते हैं, बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती हैं। जब आपको जानकारी ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसका रूल होता है ऐसे वाक्यों को बनाने का, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, HB ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। यदि आपको ये रूल याद होता है तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे वाक्य को बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक वाक्य को देख लेते हैं, कह सकते हैं कि पढ़ना अच्छा है। मैंने लिखा पढ़ना अच्छा है, तो देखो पढ़ना क्या है, हमारी वर्ब है और ना आ रहा है इसके बाद में, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा इन्फिनेटिव हो गया। पहचान लिया आपने। जब इन्फिनेटिव हो गया तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो क्या बनेगा, टू रीड है कि इज लगा देंगे, टू रीड इज गुड। कह सकते हैं कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ना शब्द आ रहा है तो क्या कह सकते हो, टू प्ले इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और ऐसे वाक्य अक्सर स्टोरी में आ जाते हैं, समस्या खड़ी कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, सेंटेंस को छोड़ना पड़ जाता है। यदि आपने इस वीडियो को देखा होगा, इन रूल को समझा होगा, तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो ये था हमारा इन्फिनेटिव, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जीरेंड। क्या है, जीरेंड। तो देखो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि जीरेंड को भी हम डिस्कस कर सकें। चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट है हमारा जीरेंड। क्या है, जीरेंड। किसका पार्ट है हमारा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है और इसके 3 पार्ट होते हैं, ये हमने आपको डिस्कस किया था अभी। तो अगला क्या है हमारा, जीरेंड।
तो कह सकते हैं कि ये भी हमारा संज्ञा का कार्य करते हैं। किसका कार्य? संज्ञा कार्य करते हैं। और इनके अंत में भी नानी ने आता है, इनके अंत में भी क्या होता है? नानी ने आता है। लेकिन इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और इन्फिनेटिव किसका करते थे? टू का करते थे, और इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आप कहोगे कि सर ऐसी क्या ज़रूरत थी, हम तो चाहे आईएनजी से बना दे तो भी सेम बन जाएगा, और टू से बनाए तो फिर तो भी सेम बन जाएगा। लेकिन फिर जीरेंड का क्या मतलब है? तो उसका मतलब क्या है कि यदि वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाती है, यदि वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाती है तो फिर हम उस वाक्य को इन्फिनेटिव नहीं बना सकते हैं, उसको फिर हम जीरेंड के द्वारा ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसका महत्व समझ में आ गया। यदि कि आप स्वतंत्र हो, चाहे वाक्य को इन्फिनेटिव बनाओ या फिर जीरेंड से बनाओ, लेकिन जब प्रीपोजिशन आ जाएगी आपकी सेंटेंस में तो फिर वो इन्फिनेटिव नहीं बनेगा, फिर वो जीरेंड से ही बनेगा। ठीक है, तो इसको भी इसमें थोड़ा लिख देते हैं ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें। तो कह सकते हैं कि ये भी संज्ञा का कार्य करते हैं, इनमें भी नानी ने आता है। क्या आता है इसमें? इसमें भी नानी ने आता है, तथा इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि या तो आप टू से बनाइए या फिर आईएनजी दोनों से बना सकते हो, लेकिन एक कंडीशन होती है, यदि वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाती है तो फिर हम उसे इन्फिनेटिव नहीं बनेगा, वो फिर जीरेंड से ही बनेगा। ठीक है, तो इसका भी रूल लिख लेते हैं। देखो, वर्ब प्लस आईएनजी एचवी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड स्टॉप। ठीक है, तो कह सकते हैं, देखो वही वाला सेंटेंस दे सकते हैं। हमने बताया था कि पढ़ना अच्छा है। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चाहो तो आप इसको इन्फिनेटिव से बनाओ, चाहे आप इसे जीरेंड से बनाओ, लेकिन यहाँ जीरेंड का प्रयोग है तो हम इसको जीरेंड से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि रूल क्या है आपका, जब तक आपको रूल नहीं पता होगा आपको बनाने में दिक्कत हो सकती है, समस्या आ सकती है, इसलिए आपको रूल को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो पढ़ना यानी कि रीड, तो रीडिंग हो जाएगा, तो रीडिंग इज गुड। क्लियर है, रीडिंग इज गुड, पढ़ना अच्छा है। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो इसको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमने बताया था कि फिर जीरेंड का क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट यह है कि यदि वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाती है तो फिर हम उसे इन्फिनेटिव नहीं बनाते हैं, उसे हम फिर जीरेंड ही बनाते हैं। ठीक है, तो उसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। ठीक है, तो बनाओगे आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। अब देखो ये ऑफ क्या आ गया हमारा, प्रीपोजिशन आ गया। जब प्रीपोजिशन आ गया है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, जीरेंड का प्रयोग करेंगे। यानी पढ़ने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम अब इसमें, यानी आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूँ किसका, पढ़ने का। तो देखो हमारे पास अगर प्रीपोजिशन पहले से है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, जीरेंड का प्रयोग करेंगे। और यदि प्रीपोजिशन नहीं है तो आप स्वतंत्र हो, चाहे जीरेंड से बनाओ चाहे इन्फिनेटिव किससे बना सकते हो। तो पढ़ने की क्या लगेगी, रीडिंग, क्योंकि ये हमारी प्रीपोजिशन आ चुकी है इसमें, इसीलिए हमको क्या लगाना है, इसलिए हमको फिर इसमें इसे हम जीरेंड ही बनाएंगे। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप बात को
कि जीरेंड कब बनता है और इन्फिनेटिव कब बनता है। तो हमने आपको बताया कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारा इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जीरेंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है, अब बात आती है कि पार्टिसिपल की। तो हमने आपको बताया था कि यदि पार्टिसिपल को भी डिस्कस करेंगे तो काफ़ी समय इसमें वेस्ट होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और जो आपका पार्टिसिपल है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप उसे अच्छी तरह से ठीक प्रकार से समझ सकें। ठीक है, तो हमने आपको समझाया नॉन फाइनाइटिव वर्ब और जीरेंड और इन्फिनेटिव को। ठीक है ना, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे ताकि एग्ज़ाम में यदि इसके सेंटेंस आते हैं तो आप उसे बहुत ही आसानी से बना सकें, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे। यदि वीडियो को आप 1 या 2 बार या 3 बार बढ़िया तरह से देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वीडियो देखने मात्र से ही आपको रूल याद हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि इस चीज़ का फ़ायदा और भी स्टूडेंट उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।